हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हम 12th का चैप्टर एनपीओ पढ़ेंगे। देखो, जो आपका एनपीओ है, ठीक है, इसमें आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक 3 का और एक आता है आपका 6 नंबर का। ठीक है, ये आपका ऑब्वियस सी बात है, ये आपका प्रैक्टिकल होगा। 1 नंबर का थ्योरेटिकल और 3 नंबर का भी थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है, बट 6 मार्क का कंफर्म है, यानी कि 10 नंबर का चैप्टर है आपका एनपीओ का। इस चैप्टर को बड़े ही पेशेंस से समझना है। बहुत अच्छा चैप्टर है और थोड़ा लेंदी चैप्टर है। मैं आपको हर एक चीज़ इन डेप्थ में समझाऊंगा, तो आप बने रहिए जब तक पूरे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं हो जाते। चलो स्टार्ट करते हैं। एनपीओ एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था, ठीक है, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि देखो, बिजनेस के कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो या तो आप सोल प्रोप्राइटर कर सकते हो, यानी कि सिंगल, या पार्टनरशिप शुरू कर सकते हो, या आप कोई कंपनी क्रिएट कर सकते हो, और भी जो बिज़नेस के टाइप्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे बिज़नेस को 2 भागों में हमने बांटा है। एक हो गया प्रॉफिट और एक हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट, तो जो बिज़नेस हमारे प्रॉफिट के लिए सोचे जाते हैं, प्रॉफिट के पर्पस से क्रिएट किए जाते हैं, उनको एक्चुअल में बिज़नेस ही कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट के लिए नहीं सोचे जाते, ठीक है, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, इसलिए हम इसको एनपीओ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एनपीओ आर सेटअप विद प्राइम ऑब्जेक्टिव of providing services and not to earn profit but provide the welfare of society। यानी कि एनपीओ क्या है आपका, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका पहला ऑब्जेक्ट, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विसेज देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। सर्विसेज देना जिससे कि हम वेलफेयर कर सकें सोसाइटी को लेकर, पूरे वर्ल्ड के लिए, एक कंट्री के लिए। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो स्कूल, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, कई सारे संस्था होते हैं, ट्रेड यूनियन होता है, जिनका पर्पस पहला क्या होता है कि भाई हमें सर्विस देना है, वेलफेयर देना है। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए। आप देखते हो स्कूल में, आप जाते हो तो आप स्कूल में क्या देखते हो, आपको एक तरीके से आपको एक वेलफेयर दे रहा है वहाँ पे स्कूल वाले। वो उनका उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, हाँ, मैं मानता हूँ कि वो आपसे फ़ी कलेक्ट करते हैं, बट वो फ़ी एज अ प्रॉफिट कलेक्ट नहीं करते। ठीक है, उसको हम एज अ अदर कॉन्सेप्ट में लेके चलेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकम तो ये भी कमाते हैं, बट नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। बट ये क्या करना चाहते हैं, ये एक देश में सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आपका वेलफेयर करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, द पर्सन और द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स who govern or manage the working of NPO are known as trustee। यानी कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो उसको मैनेज करता है, गवर्न करता है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको हम ट्रस्टी कहते हैं। ठीक है, और ये इनकम कहाँ से कमाते हैं, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से। देखते हो आप स्कूल में एडमिशन लेते तो डोनेशन देना पड़ता है, मेंबरशिप फीस हो गई, ठीक है, ग्रांट्स हो गया। दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम। अब इसके फीचर्स भी समझते हैं। देखिए, फीचर्स क्या होता है। पहला फीचर होता है मेन एम इज सर्विस, यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्ट ही सर्विस होता है और ये प्रॉफिट पर्पस से नहीं खोले जाते। अच्छा, आपने पढ़ा है जितने भी बिजनेस हैं उनका जो भी बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, निकलता है, जो भी बैलेंस प्रॉफिट के नाम से निकलता है। बट इनका जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट के नाम से नहीं होगा, वो सरप्लस के नाम से होगा। एक्चुअली में वो भी पैसा है, ये भी पैसा है, एक नाम चेंज कर दिया बट काम वही है। ठीक है, नाम दे दिया सरप्लस, क्योंकि अगर हम यहाँ प्रॉफिट लिखते तो फिर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसलिए हमने उसको सरप्लस लिख दिया। ठीक है, तो इनका जो भी सरप्लस होता है वो मेंबर्स में नहीं बांटा जाता है। जो भी ये सरप्लस के रूप में पैसा कमाते हैं उनको मेंबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। और मैनेजमेंट जो होता है वो इलेक्टेड पर्सन, इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, वही उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है, इसमें एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनता है, और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक, जैसे कैश बुक होता है, आपने पढ़ा है कैश बुक का मतलब क्या होता है, इसी की तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। नाम बदल दिया, जैसे अमन से सोनू कर दिया, बट काम वही है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें भी वही अकाउंट बनाएंगे बट नाम चेंज कर देंगे। जैसे हम कैश बुक बनाते थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन्होंने वो नाम चेंज करके क्या कर दिया, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इससे ये आसानी हो जाती है ना कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज फॉर एनपीओ। ये पता चल जाएगा कि अगर कोई रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है तो वो एनपीओ के पर्पज से बना रहा है, तो ये हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, वैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट, बस ये तीन चीज़ में बनती है। तो देखिए, रिसिट एंड पेमेंट की बात करते हैं। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, जैसे हमने कैश बुक अकाउंट बनाना सीखा था, कैश बुक बनाना, तो भाई उसमें हमने क्या सीखा था कि जितना भी कैश आता है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो भी कैश आता था मैं यहाँ डेबिट साइड में डालता था। व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यानी कि जितनी भी हमारी कैश आ रही है वो डेबिट में जाती थी। मान लो हमारे पास ओपनिंग पहले से कैश पड़ा हुआ है 6,000 रुपये, ठीक है, कोई मशीन बेची हमने 2,000 में, तो 2,000 का कैश आ गया, तो मेरे पास टोटल 8,000 कैश हो गया। और मैंने एक सामान खरीदा था 1,000 से, तो मेरे पास से कैश 1,000 चला गया, तो हम उसे क्रेडिट साइड में डालते थे। ठीक है, अब हमारे पास इतना ही एक साल का ट्रांजेक्शन हुआ, तो टोटल हमारे पास 6,000 और 2,000 8,000 हो गए, जो कैश की फॉर्म में पड़े हमारे पास। 6,000 तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था, और 2,000 और हमने सेल करके एक्सेप्ट कर लिया। अब साल के एंड में हमारे को अपना बैलेंस पता करना है, तो 6,000 2,000 8,000, और 8,000 में से 1,000 गया, तो हमारे साल के एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, तो आप बोलोगे सर 7,000, तो हमारा अकाउंट ही क्लोज हो गया। ये हमारा कैश अकाउंट बनाया जाता था। ठीक है, ये हमारा कैश अकाउंट हो गया, सॉरी कैश बुक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 6,000 2,000 8,000 माइनस 1,000, सो वी हैव 7,000। तो कैश बुक की समरी के बेस पर ही रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। बिल्कुल फॉर्मेट सेम रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो जब हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है कैश का, तो हमारे को कैश किसकी फॉर्म में मिल सकता है, डोनेशन की फॉर्म में, सेल ऑफ एसेट्स की फॉर्म में, फीस कोई मिल गई, इंटरेस्ट से कुछ हो गया, तो जितना हमारे पास पहले से पैसा पड़ा है वो, और इस साल जो भी पैसा आया हमारे पास, ठीक है, वो सारा इधर डाल दिया। ओके, पेमेंट में जितना भी हमारा पेमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। एक्सपेंसेस हो गए, कोई परचेस करा है तो कैश चला गया हमारा, रेंट पे करा है। कॉमन सा सेंस लगाना। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना होता है, जैसे हमने कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेनी है। अब कोई आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, या कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज़ आपके पास, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है या कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग बन चुका अभी तक आपको मिला नहीं है या आपने कुछ पे नहीं किया है, तो भाई उसकी एंट्री नहीं करनी है। हमें एक्चुअल में जो कैश आ रहा है उसी को रिकॉर्ड करना है। हमें कोई ड्यू से कोई लेना देना नहीं है, आउटस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी हमारे क्या कहते हैं खर्चे होते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ आएंगे, और जितने भी हमारे पास कैश के रूप में पैसा मिलता है वो यहाँ आता है। तो ये सारा हमने ऐड करा, इन खर्चों को ऐड करा, फिर इसको उसमें से माइनस करके जो बैलेंस बचा बैलेंस शीट लिख दिया। ये हमारा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रिसिट एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एंड बैलेंस शीट तैयार करेंगे। रिसिट एंड पेमेंट के अंदर भी हम दो तरीके की हमारे पास रिसिट होती हैं। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स
और एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिट्स। ऐसी पेमेंट में भी कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।